Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि आज हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में हैं। हम सब कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं। तो इसमें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सब अपना ख़्याल रखिए, अपने घर में रहिए और कोशिश करिए जिनको भी आपकी ज़रूरत है, आप उनको वो ज़रूरत दीजिए और हिम्मत रखिए और होपफुली हम इससे बहुत जल्दी फाइट बैक कर पाएँगे। तो इसी नोट पे आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो है एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रेरियन एंड मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये आपकी पहली यूनिट का ही सेकंड टॉपिक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी की बात करी थी जिसमें हमने दो रूलर्स के बारे में बात करी थी, इल्तुतमिश और बलबन। और ये दोनों जो थे ये स्लेव डायनेस्टी से थे, बहुत ही ग्रेट रूलर्स थे उस डायनेस्टी के। और उसके बाद जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, कैकुबाद, उसको जलालुद्दीन खिलजी ने हराया और उस तरीके से उसने थ्रोन को कैप्चर किया और उसके साथ ही ये जो डायनेस्टी है वो शुरू होती है। तो आप देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी का एंड होता है 1290 में और इसके साथ ही एक नई खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है जिसका टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1320 एडी तक। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि बंगाल में खिलजीज थे वो धीरे धीरे बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। सो जो बख्तियार खिलजी था ही वॉज द मुक्ति ऑफ बंगाल एंड जलालुद्दीन खिलजी तो जो था वो था मुक्ति ऑफ सुनाम इन वेस्टर्न पंजाब। और एंड जो जलालुद्दीन खिलजी है ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी और उसने जो कैकुबाद है जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का उसको ओवरथ्रू करके यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी थी। पर अगर हम देखें सारे खिलजी रूलर्स में से तो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रूलर थे एंड ही वाज इवन कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड ऑल्सो ऑफ मिडीवल इंडिया, क्योंकि जो भी इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए और जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किए वो काबिल तारीफ हैं। ठीक है। और इसकी वजह से हम उनको ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। और ये पहले ऐसे रूलर थे, मुस्लिम रूलर मिडीवल इंडिया के, जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की तरफ भी शो किया। सो दिस वाज अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। हमने ब्रीफली जान लिया कि ये डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश होती है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के एक्सेशन की बात करते हैं कि जब वो थ्रोन पे बैठे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी। तो जलालुद्दीन जो खिलजी थे वो इनके अंकल थे, अलाउद्दीन खिलजी के, और फादर इन लॉ थे। और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर बनाया था कच्छ का। एंड यहाँ से आप देखोगे कि सीक्रेटली काफ़ी सारे इन्होंने रेड्स लॉन्च किए अलाउद्दीन खिलजी में। वो डेक्कन गए, वहाँ पे ट्रेजरीज को सीज किया एंड उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कमांडर्स थे उनको अपनी तरफ मिलाया। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी। और 1292 में आप देखेंगे कि ही अटैक्ड भिलसा एंड कैप्चर्ड इट। तो आप सीक्रेटिवली वो क्या कर रहे हैं, वो टेरिटरीज को कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ से लूट एंड प्लंडर कर रहे हैं और अपनी वेल्थ को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद क्या किया, ही ऑल्सो कॉन्कर्ड अवध। सो 1269 में उन्होंने अटैक किया देवगिरी को और वहां पे लूट एंड प्लंडर किया। तो यहाँ से वो अपनी जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट कर रहे थे। एंड इसके बाद ट्रैकरसली मर्डरिंग जलालुद्दीन खिलजी प्लान करके, ठीक है, धोखे से उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया और उनको धोखे से उनको मरवा दिया। और इस तरीके से अगला जो रूलर बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को उन्होंने मरवा दिया और ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली इन 1296 एडी। इसके बाद जब वो थ्रोन पे बैठते हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो नोबल्स थे, जो ये रिच पीपल थे, अमीर थे, उनको जो है पनिश किया। उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जो आप देखेंगे जितने भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो सिमिलरली इनके सामने भी काफ़ी कुछ था जो इम्प्रूव करने की इनको ज़रूरत थी। और एक और चीज़ थी कि जो नोबल्स थे, अमीर थे और जो हिंदूज थे, दे कंटिन्यू टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही आप देखते हैं कि कोई रूलर रूलर बदलता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये जो दूर दराज के इलाके हैं यहाँ पे ये लोग अपनी एक तो इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंस बना देते हैं अपने आप को। ठीक है। और ट्रिब्यूट पे करने से मना कर देते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी एंड अब नोबल्स और अमीर्स देवर बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। तो ये टाइम था कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो इन पावर को क्रश कर सके। तो इनके सामने काफ़ी चैलेंजेस थे। पहले तो देखोगे आप कि जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं तो उसमें से सुल्तान्स
own carelessness pertaining to the affairs of the country, which emboldened and strengthened the hand of the noble. तो जो सुल्तान था वो खुद ही इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसी वजह से ये जो नोबल्स थे दे वर बिकमिंग पावरफुल एंड दे वर स्ट्रेंथनिंग देयर पोजिशन। तो एक तो उनको ये चीज़ कम करनी थी कि अपनी केयरलेसनेस हटाए और इनको कंट्रोल करे। उसके बाद the use of excessive wine which led to hatching of conspiracies by the nobles। तो क्या था कि ये लोग बहुत दारू पीते थे, वाइन कंजम्पशन बहुत नॉर्मल था। तो इस वजह से जब वो वाइन कंजम्पशन करते थे तो ये सब एक साथ इकट्ठे बैठते थे और यहाँ पे दीज नोबल दे यूज टू प्लान कॉन्स्पिरसीज। सो इस चीज को इनको एंड करना था। नेक्स्ट इज मिक्सिंग टुगेदर ऑफ नोबल्स, आमिर्स एंड मिनिस्टर्स encouraged them and provided a platform to unite against the king and also to form antagonistic groups amongst themselves leading to rivalry। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये जो कोई भी गेट टुगेदर होती थी तो वहाँ पे नोबल्स, मिनिस्टर्स, आमिर्स ये सब मिलते थे इकट्ठे और फिर वो यहाँ पे यूनाइट होके प्लान करते थे कॉन्स्पिरसी की किस तरीके से राजा को गद्दी से हटाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है उसके अगेंस्ट। और चौथा रीज़न एक ये है कि अबंडेंस ऑफ वेल्थ फॉस्टर ट्रेजन एंड डिसोबीडियंस, क्योंकि बहुत पैसा आ गया था। ये जो नोबल्स थे बहुत अमीर हो गए थे क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी लैंड थी और उससे ये बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो इसकी वजह से क्या है कि ये भी ज़रूरत थी कि उनकी वो वेल्थ को, उनकी रिचनेस उसके ऊपर भी अटैक करना ज़रूरी था, क्योंकि ये रिच है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो दे आर पावरफुल और वो इस तरीके से रूलर के अगेंस्ट जो है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। सो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको ये रियलाइज हुआ दैट इज पर्सनल सेफ्टी ले इन अडॉप्टिंग ड्रास्टिक मेजर्स टू कर्ब दी पावर ऑफ द नोबल्स। तो ये उसको रियलाइज होता है कि ये नोबल्स काफ़ी पावरफुल हैं और इसको, इनकी पावर को क्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। So after having analyzed the causes of rebellions of amirs and nobles, he issued 4 ordinances to prevent their recurrence। तो यहाँ पे पहले तो उसने प्रॉब्लम्स देखी, उसको समझा, एनालाइज किया, उसके बाद ही डिसाइडेड कि वो 4 ordinance जो है वो पास करेगा। सो दीज 4 ordinance आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस थे वो क्या थे। सबसे पहले इसने क्या किया, कॉन्फिस्केशन ऑफ जागीर्स टू क्रश दी पावर ऑफ नोबिलिटी। तो देखो इनके पास, क्योंकि नोबल्स के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड है, जागीर है, तो वहां से उनके पास पैसा बहुत आ रहा है और इस तरीके से वो पावरफुल बन रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे अलग अलग टाइप की जागीर हैं, जैसे कि मिल्क विच इज़ अ प्रोपराइटरी राइट, इनाम जो फ्री गिफ्ट उनको मिल रहा है, या इदारत जो कि पेंशन और वक्फ है, और चैरिटेबल लैंड एंड एंडोमेंट्स। तो इस तरीके से ये जो नोबल्स हैं इनको जागीर्स मिल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो इसने सबसे पहले क्या किया, ऑर्डिनेंस पास किया, जिस पहले ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली इसने बोला ही विल गोइंग टू कॉन्फिस्केट द रिलीजियस एंडोनमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो जितने भी लोग जिनको फ्री गिफ्ट मिले गए थे, जागीरें दी गई थी, उनसे उसने कॉन्फिस्केट मतलब छीन ली गई वो जमीनें। अब therefore he weakened the position of the amirs and he confiscated their jagirs and estates and annexed this in the क्राउन लैंड्स और खलीसा। तो अब इसने क्या किया कि इस तरीके से, क्योंकि अगर ज़मीनें चली गई तो सोर्स ऑफ इनकम भी इनके हाथ से चला जाएगा, आमिर्स के हाथ से। तो इस तरीके से जो इनकी पावर है, जो पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद क्या किया इसने, ये जितनी भी ज़मीनें थी उसको कॉन्फिस्केट करके उसने क्राउन लैंड में, क्राउन लैंड जो राजा की ज़मीनें हैं, जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, जिसको हम खालिसा बोलते हैं, उसमें उसने ऐड कर दिया। तो एक तो उनकी पावर को इसने वीक किया, उसको क्रश किया, दूसरा इसने अपना सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्रीज कर लिया। एंड इसने इसके साथ साथ जो पेंशन और अलाउंसेस पे की जाती थी वो भी बंद कर दी। And he also imposed new taxes to raise the amount of funds in the public exchequer। तो अब टैक्सेस भी इनके ऊपर इम्पोज किए। तो बेसिकली इनकी पावर को क्रश करने के लिए उसने, आप देखो, लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया, उसके सोर्स ऑफ इनकम को कॉन्फिस्केट कर लिया। ठीक है, अब जिसकी वजह से वो पावरफुल नहीं रहे और उनके ऊपर टैक्सेस भी लगा दिया, मतलब इतना बर्डन डाल दिया उनके ऊपर कि वो दोबारा रिवोल्ट कर ही ना पाए। And the sultans on attack on private property yielded wholesome result, because now the people's main worry was to make both ends meet and it became impossible for them to revolt against the sultan। तो सुल्तान ने क्या किया कि उनको इतना कमज़ोर बना दिया कि वो अपनी डेली नीड्स के लिए ही फाइट करते रहे और कभी भी रिवोल्ट ना कर सके। तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके बाद व्हाट ही डिड, नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ द सेल ऑफ यूज
ऑफ वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। तो अब इसने सेकेंड ऑर्डिनेंस पास किया, इसके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रिक्टली फॉरबिड ड्रिंकिंग एंड इट्स सेल इंक्लूडिंग अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि ये जो वाइन की सेल को बंद कर दिया, उसको प्रोहिबिट कर दिया, और किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स जो है उसकी सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता था, ये जो नोबल्स थे ये काफ़ी वाइन वगैरह कंज्यूम करते थे और एक साथ इकट्ठे होते थे और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते थे अगेंस्ट द किंग। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए इसने ये जो है स्टेप उठाया। इसके साथ जितनी भी वाइन शॉप्स थी उनको बंद करा दिया गया, और जो भी राजा के इस रूल को डिसोबे करेगा, ठीक है, जो नहीं मानेगा इस रूल को, उसको सीवियरली पनिश किया जाता था। एंड उनको पनिशमेंट कैसे दी जाती थी कि एलिफेंट्स की फीट के अंदर उनको कुचलाया जाता था या उनको डीप डार्क वेल्स में थ्रो कर दिया जाता था। तो इस तरीके की सीवियरली पनिशमेंट उनको मिलेगी। तो अब लेकिन आप देखेंगे ये स्टेप तो उसने ले लिया कि जो वाइन शॉप्स है वो बंद कर दी, बट इससे क्या हुआ, द स्टॉपेज ऑफ वाइन हैड बैड इफेक्ट्स ऑल्सो। तो इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहला, इट रिजल्टेड इनटू इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि इनसे इनको रेवेन्यू बहुत आ रहा था। जो लीकर शॉप्स है आप देखेंगे उनसे रेवेन्यू अभी भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आता है, तो उस समय भी इनके पास आता था, तो वहां से इकोनॉमिक लॉस हुआ। एंड सेकेंडली, पीपल दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वाइन इन देयर होम्स एंड रिसोर्टेड टू स्मगलिंग। तो क्या हुआ, क्योंकि अब लीकर की कमी है तो लोगों ने घर में लीकर बनाना शुरू कर दिया, वाइन्स बनाना शुरू कर दिया, और इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, स्मगलिंग शुरू हो गई। तो फिर वो अगेन ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो जो इम्प्रैक्टिकलिटी थी ऑफ टोटल प्रोहिबिशन कन्विंस्ड अलाउद्दीन खिलजी ऑफ रिलैक्सिंग द लॉज। फिर जब उसको ये अपनी गलतियों का एहसास होता है तो इन लॉज को वो थोड़ा रिलैक्स कर देता है। तो अब ये क्या ऑर्डर देता है कि जो चीफ है, ठीक है, जो भी ये नोबल्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, जो वाइन है ये अपने घर में बैठ के कंज्यूम करेंगे, और ओपन में पब्लिक पार्टीज में दे विल नॉट गोइंग टू कंज्यूम द वाइन। तो वो सिर्फ घर में कंज्यूम करेंगे। एंड इससे क्या हुआ कि क्योंकि अब वो गेट टुगेदर नहीं कर रहे हैं, तो उससे he also helped this helped him to check revolts and maintain peace and order। तो अब वो उनके ऊपर नजर रख पा रहे हैं, तो वो अब किसी तरीके की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बैन ऑन सोशल गैदरिंग्स एंड इंटर मैरिजेस अमंग द नोबल्स। तो उसने अगला स्टेप क्या लिया, उसने बैन कर दिया किसको, सोशल गैदरिंग को, इंटर मैरिजेस को नोबल्स की, क्योंकि ये सोशल गैदरिंग्स में अगेन ये लोग जो कॉन्स्पिरसीज थी रूलर्स के अगेंस्ट या उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना होता था, उसकी प्लानिंग यहाँ पे होती थी। और इंटर मैरिजेस में भी, तो अगर किसी को शादियां करनी होती थी तो नोबल्स पहले परमिशन लेते थे सुल्तान से, उसके बाद ही अलाउ किया जाता था। और उसके ऊपर भी वो पूरा प्रॉपर आप देखेंगे नजर रख रहा है, हर चीज के ऊपर चेक रख रहा है प्रॉपर। सो ये सब स्टेप इसीलिए किया गया जिससे कि ये नोबल्स किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरसी रूलर के अगेंस्ट प्लान ना कर सके और दोबारा कभी रिवोल्ट ना कर सके। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डिनेंस था जिसके अकॉर्डिंगली उसने सोशल गैदरिंग को और इंटर मैरिजेस को आप देखेंगे बैन किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसने क्या किया, रीऑर्गेनाइज द एस्पियोनेज और स्पाई सिस्टम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी जो सक्सेसफुल रूलर है, ठीक है, वो इस चीज को हमेशा बढ़ावा देगा कि जो स्पाई सिस्टम है वो अच्छा हो। तो इसने भी रीऑर्गेनाइज कराया स्पाई सिस्टम को वेरी सिस्टमैटिकली एंड इफेक्टिवली, एंड ही स्प्रेड द नेटवर्क ऑफ स्पाइस इन द किंगडम। तो पूरी जगह इसने स्पाइस को छोड़ दिया, जो कि नोबल्स के ऊपर, ये जो भी लीडर्स हैं सबके ऊपर चेक रखेंगे। और इन जो स्पाई हैं वो ऑनेस्ट रहे, उसके लिए उसने क्या किया, उनको बहुत अच्छी सैलरी पे करना शुरू कर दिया। और अगर ऐसा पाया जाता था कि कोई जो स्पाई है कि वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो केयरलेस है, तो उसके लिए उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाती थी। सो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों में फियर क्रिएट किया नोबल्स के अंदर, तो जिससे लोग इतना डरने लगे, बिकॉज स्पाई वाज एवरीवेयर, तो लोग इतना डरने लग गए कि वो अपने घर में भी किसी तरीके की कॉन्स्पिरसी नहीं प्लान करते थे, कोई गलत बात नहीं कहते थे, जिससे उनको ये डर था कि कहीं ये इन्फॉर्मेशन राजा तक ना पहुंच जाए, और अगर उसको राजा को पता लगेगा तो फिर वो सीवरली पनिश करेगा। सो इसी वजह से लोगों के अंदर उसने वो डर पैदा करने की कोशिश करी। और लोग इतना डर गए कि बोला जाता है कि वो आपस में साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करने लग गए, ठीक है, एक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करने लग गए। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही अलाउड देन डिवोर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे देखो दो दो सेक्शन जो है,
दो पावरफुल क्लास है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तो रिलीजियस क्लास होती है जिसमें हम बात करेंगे उलेमास की, और दूसरा पॉलिटिकल क्लास की अगर हम बात करें तो नोबिलिटी। तो नोबिलिटी को, नोबल्स को आप ब्यूरोक्रेट्स की तरह कंपेयर कर सकते हो। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स वर्क करते हैं उसी तरीके से नोबल्स होते हैं, ठीक है। सो इसने कोशिश किया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उलेमास जो है बहुत ज़्यादा गाइड करते थे रूलर्स को, और जो भी शरीयत है, जो लॉ है उनका, उसके अकॉर्डिंगली ही गाइड किया जाता था और उसके अकॉर्डिंगली ही राजा रूल करता था। पर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि नोबल्स को और रिलीजन को अलग कर दिया। मतलब पॉलिटिक्स में अब उसने उलेमास की किसी भी इन्वॉल्वमेंट को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और जो भी होता था, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या एम्पायर में जिस भी तरीके का रूल्स बनाना होता था, कुछ भी करना होता था, वो अलाउद्दीन अपनी विल से करता था। उसके लिए वो किसी उलेमा को कंसल्ट नहीं करता था, वो अपनी विल से करता था। सो इस तरीके से कहा जाता है। और वो किसी की बातें नहीं सुनता था, किसी की एडवाइस नहीं फॉलो करता था। ओनली देर वॉज वन एक्सेप्शन, अल्लाह उल मुल्क जो था, ही वॉज द कोतवाल ऑफ दिल्ली, जिसको ये लिबर्टी थी कि वो सुल्तान को काउंसिल कर सके। और इसके अलावा वो किसी भी नोबल की, किसी भी सर्वेंट की, उलेमा की, किसी की भी एडवाइस फॉलो नहीं करता था। So Alauddin was of the view that the law was dependent upon the will of the monarch and not that of the prophet. And he told this to the ulemas that he knew much better than the religious divine as to what was necessary and useful for the welfare of his kingdom. तो देखिए वो ये कहता है कि राजा सबसे ऊपर है, इवन वो प्रॉफिट से भी ऊपर है, उनके वर्ड से भी ऊपर है, और उसको पता है कि उसकी प्रजा के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सो ये चीज़ें बोली जाती है। पर यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन है कि कुछ हिस्टोरियंस तो ऐसा बोलते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को उसने अलग करके रखा, पर वहाँ पे कुछ सेट ऑफ हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ पे अग्री नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकली भी वो एडवाइस फॉलो करता था उलेमास की, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर के एस लाल हैं, उसको आई एम गोइंग टू कोट, ही सेड दैट रिलीजन हैड नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स और दैट ही डिवोर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। द रियलिटी इज दैट ही विगरसली अप्लाइड द कैनन्स ऑफ इस्लाम अगेंस्ट द हिंदूज। तो वो कहते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स का ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहुत अलग हैं। अलाउद्दीन बिल्कुल ही एक और मतलब आप देखेंगे मुस्लिम कट्टर इस्लामी था, वो मुस्लिम को धर्म को मानता था। उसने पूरी कोशिश करी कि जितने भी हिंदूज हैं उनको कन्वर्जन करने की, वो इस्लाम को फॉलो करें, और उसने बहुत ही इल ट्रीटमेंट भी दिया आप देखोगे हिंदूज को। तो ये बोलना कि वो बिल्कुल ही अलग रखता था, वो उलेमास की एडवाइस को फॉलो नहीं करता था, वो गलत होगा। वो डेफिनेटली फॉलो करता था उनकी एडवाइस को, ठीक है। और इसी वजह से हम देखेंगे कि हिंदूज के साथ या नॉन मुस्लिम्स के साथ वो इल ट्रीटमेंट भी प्रैक्टिस करता था। एंड ही थ्रू आउट ही रिमेन्ड अ ट्रू एंड लॉयल मुसलमान लाइक हिज प्रिडेसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ओपिनियन में। नाउ नेक्स्ट व्हाट ही डिड चेक्स ऑन सोशल इविल्स। तो उसने एक और चीज करी कि जो सोशल बुराइयां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके ऊपर चेक रखने के लिए। तो जिसमें से सबसे पहली बुराई ये मानते थे प्रोस्टिट्यूशन को। तो वो कहते थे कि प्रोस्टिट्यूशन इज अ स्लर इन द फेयर नेम ऑफ द सोसाइटी, वो इंसल्ट है सोसाइटी के लिए। तो उसने ये ऑर्डर पास किया कि जो मॉरल स्टैंडर्ड है लोगों की उसको इम्प्रूव करने के लिए उसने प्रोस्टिट्यूशन जो है वो बैन कर दिया। और जो प्रोस्टिट्यूट्स थे उनको ये ऑर्डर दिया गया कि वो जल्द से जल्द एक पर्टिकुलर पीरियड में वो शादी कर लें, और अगर ऐसा पाया गया कि कोई इलिसिट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है तो उसको सीवरली पनिश किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अलाउद्दीन खिलजी है उस ही ऑल्सो पुट अ चेक ऑन अदर अनदर सोशल एविल लाइक गैम्बलिंग। तो इसके ऊपर भी उसने चेक रखा, एंड जो वॉयलेटर होते थे उनको सीवरली अगेन पनिश किया जाता था। तो आप देखोगे कि दो तरीके के रूलर होते हैं वैसे ओवरऑल व्यू करो तो। कौटिल्य कहते हैं कि एक तो वो रूलर होता है कि जो कि बड़ा पीसफुली काम करे, जो लोगों के हित के लिए काम करे, उनके लिए जो अच्छा है बुरा है उसके हिसाब से काम करे, तो जनता के हित के लिए काम करे। दूसरा वो एक रूलर होता है कि जो ठीक है वो सक्सेसफुल तो होता है रूल करने में, पर वो लोगों के अंदर डर पैदा करके काम करवाता है। तो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो है दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, वो लोगों के अंदर वो डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो डर से वो राजा के डर से वो फिर किसी तरीके का रिवोल्ट ना करें, ठीक है। और इसके साथ आप देखेंगे तभी वो सीवियरली पनिश कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एक और चीज होती है सोशल लेवल, जैसे म्यूजिशियंस जो हैं दे हैड स्टार्टेड टू बिफूल ऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो जादूगर होते थे
जो सॉर्सरर्स होते थे, ठीक है, वो लोगों को फूल करते थे, ठीक है, सुपरस्टिशन था, उसकी उनकी विच क्राफ्ट वॉज देयर इन द कंट्री, तो इन सब चीज़ों को ही थॉट ऑफ बैनिंग। तो जितने भी सोर्सेस थे दे वर पुश्ड एंड ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री, वाइल सम वर स्टोन्ड एंड बीटन टू डेथ। तो कुछ जो जादूगर होते थे उनको निकाल दिया गया, और दूसरा जो है उनको मार के, मतलब बीट करके या पत्थर फेंक के उनको मार दिया गया, ठीक है। सो इस तरीके से ही केप्ट अ चेक ऑन सोशल इविल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इनके ऑर्डिनेंस की बात करी, और इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन्होंने चेंजेस क्या किए, उसके बाद उनके मार्केट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक द टॉपिक, so please everybody subscribe my channel, like, share and comment. Thank you once again. Take care. Stay